आज हम प्राचीन भारत के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं, कुरु महाजनपद। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुरु महाजनपद एक ऐतिहासिक अवलोकन के कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस पुराने साम्राज्य की सबसे दिलचस्प बातें जान सकें। हाँ। ये वही इलाका है जिसकी जड़ें आज के हरियाणा और दिल्ली से जुड़ी हुई हैं और हाँ, महाभारत में तो इसका जिक्र बार बार आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना देखिए जरूरी है कि कुरु सिर्फ एक भौगोलिक इलाका नहीं था। ये प्राचीन भारत की राजनीति, उसकी संस्कृति का एक अहम, एक धड़कता हुआ केंद्र था। स्रोत हमें कई अलग अलग कहानियां बताते हैं इसके बारे में। अच्छा, तो स्रोत क्या कहते हैं इसके फैलाव के बारे में, कहाँ तक था ये? हाँ, तो स्रोत बताते हैं कि इसमें आज का हरियाणा और दिल्ली मतलब यमुना नदी के पश्चिम वाला हिस्सा शामिल था। ओके। और राजधानी वो थी इंद्रप्रस्थ, जिसे आज के दिल्ली से जोड़ते हैं। हाँ, ज्यादातर विद्वान यही मानते हैं। और नाम तो राजा कुरु के नाम पर पड़ा, ये तो खैर काफी सीधा लगता है। हाँ, ये तो ठीक है। हाँ, पर यहाँ कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। पुराणों को देखें तो उनमें दो कुरु देशों का जिक्र मिलता है। दो? हाँ, एक हिमालय के उत्तर में उत्तर कुरु और दूसरा दक्षिण में, यानी ये वाला। अच्छा। और भागवत पुराण ये कहता है कि युधिष्ठिर का जो प्रसिद्ध राजसूय यज्ञ था, हाँ, वो तो बहुत बड़ा अनुष्ठान था। बिल्कुल, वो यहीं दक्षिण कुरु में हुआ था। और एक और राजा कुरु का नाम भी आता है जो अग्निधीर के पुत्र थे। ओह! इतना ही नहीं, पपंच सूतनी एक बौद्ध ग्रंथ है, वो तो ये कहता है कि असल कौरव उत्तर कुरु से आए थे। क्या बात है। मतलब ये कि इसकी उत्पत्ति की कहानी भी सीधी नहीं है, कई परतें हैं, शायद अलग अलग समय या लोगों के समूहों की यादें जुड़ी हैं इससे। वाह, ये तो वाकई में दिलचस्प है। चलिए इस भौगोलिक और पौराणिक पृष्ठभूमि के बाद उन खास लोगों को देखते हैं जिनका नाम कुरु वंश से जुड़ा है। हाँ, मैंने पढ़ा है कि वैदिक साहित्य में एक चंद्रवंशी राजा कुरु का जिक्र है। हाँ, चंद्रवंशी यानी वो वंश जो खुद को चंद्रमा का वंशज मानता था। बिल्कुल सही। इनके पिता संवरण और माता तप्ती थीं। और इनकी दो पत्नियां थीं, शुभांगी और वाहिनी। हाँ, और वाहिनी के जो 5 पुत्र थे उनमें सबसे छोटे थे जन्मेजय, और उन्हीं के वंशज आगे चलकर धृतराष्ट्र और पांडु हुए। और यहीं पे वो बात आती है जो मुझे बहुत कमाल की लगती है कि हम आम तौर पर कौरव सिर्फ धृतराष्ट्र के बेटों को कहते हैं। हाँ बिल्कुल। पर तकनीकी रूप से देखें तो पांडव भी तो राजा कुरु के ही वंशज हुए। ये बिल्कुल सही नुक्ता पकड़ा आपने। वंश वृक्ष के हिसाब से देखें तो कौरव का असल मतलब तो कुरु के सभी वंशज होना चाहिए। अच्छा। हाँ, वो तो महाभारत की कहानी में ये शब्द धृतराष्ट्र के बेटों के लिए मतलब रूढ़ हो गया। लेकिन रिश्तेदारी का जो पूरा ताना बाना था वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा और जटिल था। ये दिखाता है कि कैसे शब्द और पहचान समय के साथ बदल जाते हैं। कमाल है। अच्छा, अब अगर इसके ऐतिहासिक निशान देखें तो ऋग्वेद में कुरु श्रवण नाम का जिक्र है और अथर्ववेद में कौरव्य राजा का। हाँ बिल्कुल, और ये चीज इसे बहुत प्राचीन साबित करती है। मतलब वैदिक काल से ही इसका अस्तित्व था। निश्चित तौर पर ये वैदिक काल से इसके सीधे जुड़ावों को दिखाता है। महाभारत के अनुसार इस जनपद के 3 खास हिस्से माने जाते थे। 3 हिस्से कौन कौन से? एक था कुरु जांगल, मतलब जंगल वाला इलाका। इसी में वो खांडव वन था जहां बाद में इंद्रप्रस्थ बसाया गया। अच्छा, खांडव वन। हाँ। दूसरा मुख्य कुरु, यह हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र था। ठीक है। और तीसरा कुरुक्षेत्र, जिसकी सीमाएं हमें तैत्तरीय आर्यणक जैसे ग्रंथों में मिलती हैं। ये जो विभाजन है ना, हाँ, ये सिर्फ भूगोल नहीं बताता, ये शायद उस समय की एक विकसित प्रशासनिक संरचना या अलग अलग आर्थिक क्षेत्रों की तरफ भी इशारा करता है, जैसे जंगल, खेती वाली जमीन और धार्मिक महत्व की जगह। ये तो उस समय के समाज की जटिलता दिखाता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुरु एक काफी व्यवस्थित और महत्वपूर्ण राज्य रहा होगा अपने समय में। हाँ, और इसका एक बड़ा सबूत हमें मिलता है अंगुत्तर निकाय से। ओह, वो बौद्ध ग्रंथ। हाँ, बहुत अहम बौद्ध ग्रंथ। उसमें उस जमाने के 16 सबसे बड़े राज्यों यानी महाजनपदों की जो सूची है उसमें कुरु का नाम शामिल है। वाह। और तो और महासूत सोम जातक जैसी कहानियों में इसका विस्तार 300 कोस तक बताया गया है और राजधानी इंद्रप्रस्थ ही बताई गई है। हस्तिनापुर का भी जिक्र आता है। तो बुद्ध के समय तक इसका काफी रुतबा था। हाँ बिल्कुल था। लेकिन देखिए, इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता है ना। सही बात है। एक बड़ा मोड़ तब आया जब राजा निचक्षु के समय में हस्तिनापुर गंगा में बह गया।
ऐसा वर्णन मिलता है। ओह, ये तो बड़ी घटना रही होगी। बहुत बड़ी। इसके बाद राजधानी को वत्स जनपद में कौशाम्बी ले जाना पड़ा। फिर धीरे धीरे मगध और मौर्य जैसे दूसरे शक्तिशाली साम्राज्य उभरने लगे। हाँ, उनका प्रभाव तो बहुत बढ़ गया था। बिल्कुल। और उन्होंने कुरु के राजनीतिक असर को कम कर दिया। जैन धर्म का एक ग्रंथ है उत्तराध्यायन सूत्र, उससे पता चलता है कि बुद्ध काल तक कुरु प्रदेश में कोई एक बड़ी ताकत नहीं रह गई थी। कई छोटे छोटे राज्य बन गए थे। अच्छा, तो मतलब वो महाजनपद वाली बात नहीं रही। हाँ, वो गौरव धीरे धीरे कम हो गया। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने का एक क्लासिक पैटर्न है। प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक मुकाबला, शक्ति के केंद्रों का बदलते रहना, ये सब इसमें दिखता है। तो आज के इस पूरी बातचीत से हमने क्या समझा? एक तो ये कि कुरु महाजनपद का भूगोल आज के दिल्ली हरियाणा से जुड़ा था। हाँ। दूसरा, इसका महाभारत के किरदारों से बहुत गहरा नाता था, हालांकि कौरव शब्द का अर्थ समय के साथ बदला। सही। तीसरा, वैदिक साहित्य में भी इसकी जड़ें मिलती हैं, जो इसकी प्राचीनता बताता है। और चौथा, समय के साथ उतार चढ़ाव आए और इसका राजनीतिक महत्व कम हो गया। बिल्कुल सही सारांश है। और अंत में एक सवाल जो मुझे सोचने पर मजबूर करता है। हाँ। वो जो बौद्ध ग्रंथ वाली बात थी कि मूल कौरव उत्तर कुरु से विस्थापित होकर आए थे। राइट। अगर ये सच है तो ये प्राचीन काल में लोगों की आवाजाही पर कितनी रोशनी डालता है। और ये भी कि कैसे जगहों के नाम हजारों साल पुरानी यादों को भौगोलिक दूरियों के पार भी जिंदा रख सकते हैं। क्या उत्तर कुरु की इस अवधारणा को और खंगालने से हमें प्राचीन प्रवास के रास्तों और संस्कृतियों के जुड़ाव के बारे में कुछ और नया पता चल सकता है? ये एक गुत्थी है जो शायद भविष्य की खोजों का इंतजार कर रही है।